नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी आत्मसाक्षी। तो शुरू करें मित्रों। भात की हांडी से उबलते हुए आलूओं को निकालकर छील रहा था गणपत कि बाहर किसी ने खंखास कर अपने आने की सूचना दी। सूचना नहीं, चेतावनी। उसने पूछा, कौन है? कौन है अंदर? गणपत जी, इधर ऑफिस में अंधेरा क्यों है? लालटेन दे जाइए इधर। गणपत को अचरज हुआ, कामरेड बलराम जी कब आए पटना से? और कामरेड लोग अभी रैली से लौटे नहीं। बलराम जी कब और कैसे लौट आए? उसने आलू की टोकरी को थाली से ढक दिया और लालटेन लेकर बाहर आया। लाल सलाम साथी, कहिए रैली का कुशल समाचार। बलराम का लटका हुआ मुंह देखकर गणपत का हुलसा हुआ मन अचानक बैठ गया। बलराम की विकृत मुख मुद्रा को देखकर उसका जी धड़का। लक्षण अच्छे नहीं। ऑफिस खोलिए जरा। गणपत ने मन ही मन कहा, जरा क्यों, पूरा ही खोल देता हूँ। मुंह नाक इस तरह सिकोड़कर क्यों बतियाते हैं? पटना एक बार पहुँचते ही साथियों को ना जाने क्या हो जाता है। उसने ऑफिस नामक झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। कई दिन से बंद कमरे से एक गुमी हुई गंध निकली। लालटेन की रोशनी 2-3 बार भुक भुकाकर कांपने लगी। बलराम जी ने अपने मुंह को और भी सिकोड़ कर कहा, लालटेन में तेल है या पानी? एक चिमनी क्यों नहीं खरीद लेते? गणपत को भात की याद आई। ठंडा भात वह नहीं खा सकता, खाते ही बाई उखड़ जाता है। उसने रसोई घर की डिबरी जलाते हुए कहा, तेल और चिमनी की बात पूछते हैं कामरेड, तो पहले हमको भोजन कर लेने दीजिए, तब जवाब देंगे। आप चाह चू पीजिए तो बोलिए, पानी चढ़ा दें। चूल्हे में आग है, पुड़िया में थोड़ी पत्ती और कागजी नींबू भी है। चूल्हे पर एल्यूमिनियम की काली देगची चढ़ाकर गणपत ने जलावन को धधकाया और आलू निकालकर छीलने लगा। आलू का भुर्ता और गरम गरम भात। गणपत के लिए इससे बढ़कर लोभनीय पदार्थ इस संसार में और कुछ नहीं। कुसमी कहती है कभी कभी, भूता खौका मरद, और गणपत हंसकर जवाब देता है, भतार खौकी। बलराम जी ने खंखास कर चेतावनी दी थी उस समय। यदि अंदर कुसमी होती उस समय तो गणपत का चेहरा लाल हो जाता और वह जोर जोर से बेवजह कुसमी को डांटने लगता। काम करने का मन नहीं है तो छोड़ दो, जैसे तुम्हारा बेटा कामचोर वैसी ही तुम। कुसमी हंसती हुई घूंघट के नीचे से जवाब देती। भुर्ता बनाते समय गणपत को आज के अखबार में पढ़ी हुई बात याद आई। हमारे जवानों ने दुश्मनों के टैंकों का भुर्ता बना डाला। तेल, प्याज, मिर्च और धनिया की कतरी हुई पत्ती को भुर्ता में मिलाकर उसने गोला तैयार किया। पीतल की चमचमाती हुई थाली में भात डालते समय भाप की महक उसके तन मन में समा जाती है। भात की यह ललचाने वाली गंध उसे सबसे पहले सन 30 में लगी थी, स्वयं सेवक शिविर में। तब से आज तक ना जाने कितने आश्रम, शिविर, रैली, सम्मेलन और जेलों के सामूहिक भोजनालयों में गणपत ने पत्तल जूठा किया, मगर ऐसी गंध क्या हर जगह और हर रोज मिलती है। तृप्तिपूर्वक पेट भर भोजन कर लेने के बाद गणपत ने जूठी थाली और जूठे चौके को मांज धोकर पवित्र किया। सुबह कुसमी आकर चिकनी मिट्टी से लीप पोत देगी। उसने पुकार कर कहा, शोभित लाल, भात ले जा रे। काठ के बक्स से प्याली निकाल कर बलराम जी के लिए नींबू वाली चाय तैयार की गणपत ने। फिर भुने हुए सौंफ की बुकनी मुंह में डालकर हाथ में चाय की प्याली लेकर वह ऑफिस घर में आया। सौंफ की बुकनी के अलावा किसी किस्म की लत नहीं है गणपत को। न बीड़ी सिगरेट पीता है, न पान तंबाकू खाता है। चाय की पहली चुस्की लेते ही बलराम जी का बिगड़ा हुआ मुखड़ा सुधर गया। चमड़े के थैले में कागज पत्तर डालते हुए बलराम जी ने पूछा, आप खुद क्यों खाना बनाते हैं? शोभित की माँ क्या करती है? गणपत कूट भरी बोली का मतलब समझता है, अर्थात 3 रुपया महीना शोभित को और 5 रुपया माहवार उसकी माँ कुसमी को किस काम के लिए दिए जाते हैं?
बलराम जी ने दूसरा सवाल किया। तब इधर कुछ चंदा वंदा वसूल हुआ या? गणपत ने डकार लेते हुए कहा, वही तो कह रहा था कामरेड, बलराम ने टोक दिया। देखिए, आप इस तरह बात बात में कामरेड जोड़कर क्यों बोलते हो? कामरेड को कामरेड ना कहें तो क्या कहें? और ये कुछ नई बात तो नहीं। सन 30 से ही जब से पार्टी का प्लेज लिया है तभी से कामरेड। तब की बात छोड़िए, आजकल कोई नहीं बोलता। आपकी बोली सुनकर लोग हंसते हैं इसी के चलते। इसमें हंसने की क्या बात है? खैर बहस छोड़िए, आपसे बहस में कौन पार पाएगा। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं ये आप चंदा के बारे में? कहना क्या है, पिछले 6 महीने से साहू की दुकान का बकाया बढ़ते बढ़ते 250 पर पहुंच गया है। जिला रैली के समय स्टेशन के मारवाड़ी का 50 रुपया अब तक चुकता नहीं हुआ। पाठ के समय चंदा की उम्मीद थी, मगर भुखमरी के समय कौन मांगता है और कौन देता है चंदा? अब धान का समय आया है तो सभी कामरेड साथी महीना भर से फिरार हैं। बलराम चौंका। फिरार? कौन है फिरार? गणपत मुस्कुराकर बोला, माने अभी सभी कामरेड क्षेत्र से बाहर हैं। बलराम जी गंभीर हो गए। उठते हुए बोले, गणपत जी आप ठीक कहते हैं, लगता है सभी अब फिरार हो जाएंगे। मतलब आप समझकर क्या कीजिएगा? वह सब हाई लेवल और सिद्धांत की लड़ाई की बात आप क्या समझिएगा? गणपत और कुछ समझे या नहीं, आदमी के मन की बात को पढ़ना जानता है। बलराम जी की बात में उसको एक खास किस्म की झांस लगी। आलू के भुर्ते में खराब तेल की गंध। हाई लेवल? बलराम अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या? सैकड़ों अंग्रेजी के शब्दों का मतलब वह समझता है, बोलता है। कैपिटलिस्ट, बुर्जुआ, प्रोलेतारियत, कुलक, रिएक्शनरी, गांधीयाइट, पीस, पार्टी लिटरेचर और अनेक शब्द। बलराम जी ही नहीं, सभी नए कामरेड गणपत को 3 कौड़ी का आदमी भी नहीं समझते। अभी साथी जियाउद्दीन या शैलेंद्र जी अथवा गोपाल जी होते तो क्या किसी रैली से या मीटिंग से लौटकर इसी तरह मुंह लटकाकर भौं चढ़ाकर बातें करके चले जाते? बीबी के पास सटकर सोने। ऑफिस सेक्रेटरी बलराम जी का जब से गौना हुआ है, सूरज डूबने से पहले ही ऑफिस बंद करके घर भाग जाते हैं। इधर कई वर्षों से गणपत को लगता है कि हर तरफ एक मनहूसियत घनी होकर छा रही है। कहीं किसी के मन में किसी बात के लिए उल्लास नहीं। आखिर यह रोग गणपत की पार्टी को भी लग गया। इस बार जिला कांग्रेस में वह जी खोलकर इस सवाल को पेश करेगा। वह जानता है कि सवाल पेश करने के लिए वह ज्यों ही उठेगा, नवतुरिया कामरेड लोग आपस में फुसफुसाकर मुस्कुराने लगेंगे, कपट खांसी खांसेंगे और कोई कोई चिल्लाकर कहेंगे, कामरेड गणपत, यह सवाल कल्चरल प्रोग्राम के समय स्टेज पर पेश कीजिएगा। स्टेज पर स्टेज। उंगलियों पर जोड़ने की जरूरत नहीं, गणपत का सब कुछ जोड़ा हुआ है। 35 साल पहले वह सबसे पहले आर्य समाजी सभा मंच पर खंजड़ी बजाकर अजूतो द्वार वाला गीत गाने के लिए खड़ा हुआ था। उस सभा की याद आते ही परबतिया की याद आ जाती है, जिसके हाथ का पानी पीने से जाति मारी जाए। प्रेम में पड़कर गणपत ने नीच कुल की उसी परबतिया के मुंह का चुम्मा लिया था, सत किया था। सब कुछ छूट जाए, परबतिया को वह कभी नहीं छोड़ेगा। जाति समाज के अलावा घर के लोगों ने गणपत को तरह तरह की यातनाएं दी। गणपत ने हार कर आर्य समाज के मंत्री के पास अर्जी दी, लेकिन तब परबतिया का बाप परिवार सहित गांव छोड़कर भाग गया था। गणपत फिर लौटकर घर नहीं गया, गांव नहीं गया। माँ बाप, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, गांव समेत समाज सबसे नेह छोड़कर तोड़कर देश और दस के काम में लग गया। जहाँ कहीं भी सभा होती, गणपत सबसे पहले हाथ में खंजड़ी लेकर गीत शुरू कर देता। हिंदुओं, दिल में सोचो विचारो जरा, अपने भाई से नफरत
और सन 30 में इसी गीत को गाने के अपराध में वह पकड़ा गया था, जेल गया, सजा भोगी। उसी बार जेल में ही शर्मा जी की कृपा से वह कामरेड हो गया। शर्मा जी ने उसकी टिक्की को दाढ़ी बनाने वाली पत्ती से कतर दिया था और जनेऊ को उतार कर पैजामा में फंसा दिया था और बोले थे, आज से तुम कामरेड गणपत। सीन ऊंच कुछ भी नहीं, सिर्फ कामरेड। याद है बावन दास और चुन्नी दास ने मिलकर गणपत को कितना धिक्कारा था, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। उसने बावन दास को चढ़ाने के लिए शर्मा जी से सीखा हुआ सवाल पेश कर दिया था। बावन दास जी, चरखा चलाने और बकरी का दूध पीने से सुराज कैसे मिलेगा, समझा दीजिए जरा। जेल से निकलने के बाद सारे जिले में गणपत ही अकेला पार्टी कामरेड रहा कई वर्षों तक। एक ही साल में बिहार प्रांत के कई किसान फ्रंट और मजदूर मोर्चों पर पहुंचकर गणपत ने मेहनत कशों की लड़ाई में साथ दिया, नारा लगाया, धरना दिया, खंजड़ी बजाकर गीत गाए, अछूतो द्वार के बदले शर्मा जी का सिखाया हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीत गाया। उग रहा है आफताब, लाल लाल आफताब, जाग रे किसान भाई जाग, जाग रे मजदूर भाई जाग। वैष्णव माँ बाप का बेटा गणपत जन्म से ही वैष्णव था, जिसको कहते हैं गर्भदास। सो शर्मा जी ने जब परीक्षा ली तो वह खरा उतरा। मुर्गी का अंडा नहीं, बिना किसी घृणा और संकोच के वह मुर्ग मुसल्लम खा गया था। शर्मा जी बोले थे, शाबाश कामरेड, तुम जन्मजात इंकलाबी हो। स्कूल कॉलेज के फेलियर लौंडे लहंगड़े क्या समझेंगे कि कामरेडशिप किसको कहते हैं। डेहरी ऑफिस में 7 साथियों के बीच बस 2 पजामे, 3 हाफ पैंट और एक ही धोती, और उसी में सभी साथी मज़े से काम चला लेते थे। सप्ताह भर सत्तू घोलकर पीते थे, प्रेम से मिलजुल कर। अब तो हर रैली के समय पत्तल पर ही इंकलाब छेड़ देते हैं साथी लोग। यह क्या बात है, खाने के समय कोई खाए पुआ पूड़ी, कोई भूजा फाके, अन्याय है, जुल्म है। आज किसी साथी से सभा का ऐलान करने को कहिए बिना जीप और लाउड स्पीकर के, तुरंत तमक कर जवाब देगा, हम क्या वोल्टियर हैं। अपनी पार्टी की सभा का ऐलान करने में इन्हें लाज आती है। पार्टी का झंडा कांधे पर लेकर चलने में इज्जत चली जाती है। गणपत ने अकेले ढोल बजाकर मुनादी और ऐलान किया है, भाइयों, देश की गरीबी को दूर करने के लिए पूंजीवाद का खात्मा करके किसानों और मजदूरों का राज कायम करने के लिए आज 4 बजे दिन में। और गणपत नहीं होता तो उस गांव में यह शहीद किसान आश्रम कभी खुलता भी। 3 नामी जुल्मी और जालिम जमींदारों के इस खूनिया इलाके में किसी पार्टी का वर्कर कभी खांसी करने के लिए भी नहीं आता था डर के मारे। दिन दहाड़े मार कर लाश गायब कर देने वाले तीनों जमींदारों की 800 एकड़ जमीन पर बकाश्त संघर्ष छेड़ने का प्रस्ताव पास करके पार्टी चुपचाप महीनों बैठी रही। ना किसी बहादुर कामरेड का कदम कभी आगे बढ़ा और ना कोई क्रांतिकारी किसान आगे आया। तब गणपत ने ही बीड़ा उठाया था। जमींदार के सिपाहियों ने अपनी समझ में उसको मारकर फेंक दिया था, मगर गणपत मरते मरते जी गया था। होश में आते ही वह अस्पताल में नारे लगाने लगा था, बकाश्त आंदोलन जिंदाबाद, बिशनपुर के किसान जिंदाबाद। यदि गणपत उस दिन घायल होकर अस्पताल नहीं पहुंचता तो मामला बकाश्त बोर्ड में कभी नहीं जाता। 800 एकड़ ज़मीन मुफ्त में जीतने के बाद बिशनपुर के किसानों ने 2 एकड़ ज़मीन मिलजुल कर आश्रम खोलने के लिए दिया, सो भी बहुत कहने सुनने और धिक्कारने पर। आश्रम जब से खुला है, जिले भर के कामरेड शुरू अगहन में ही बोरे बोरियां लेकर पहुंच जाते हैं धान वसूली के लिए।
किसी को बहन की शादी में मदद चाहिए, किसी को घर खर्च के लिए। गणपत को एक ही साथ अपने इलाके की लाज और पार्टी कामरेडों की इज्जत रखनी पड़ती है। जिले भर में बस यही एक क्षेत्र है जहां से पार्टी का उम्मीदवार विधानसभा के लिए विजयी हुआ, सिर्फ इसी आश्रम की महिमा से। लालटेन भुक-भुका कर बुझ गई। गणपत के मन में अचानक निर्गुण की एक कड़ी गूंज गई। तेरो जन्म अकारथ जाए मूरख। गणपत ने सपने में देखा चोर पार्टी ऑफिस का बक्सा उठाकर भागा जा रहा है। उसने जोर से पुकारने की चेष्टा की, चोर चोर। गणपत का सपना झूठा नहीं, सच साबित हुआ। सुबह कामरेड चंद्रिका जी ने आकर महा अशुभ समाचार सुनाया। पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। गणपत को लगा कामरेड चंद्रिका के मुंह से निकली हुई बात ने वज्रपात कर दिया। कागजात, चंदा, बही, रसीद, बाउचर, मोहर सब कुछ गायब। गणपत ने कहा, कल पहली पहर रात में कामरेड बलराम आए थे। गणपत की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि कामरेड चंद्रिका ने उसके गाल पर कस कर तमाचा जड़ दिया। वह तिल मिलाकर कुछ कहना चाहता था मगर कामरेड चंद्रिका चिल्लाने लगा, आखिरकार आपको यहाँ किस काम के लिए रखा गया है? चंदा वसूल कर पेट पालने के लिए सिर्फ? आप जानते नहीं थे कि बलराम डिसीडेंट माने बागी मेंबरों के साथ हैं? नहीं जानता था। गणपत ने सीधा और सही जवाब दिया। कौन बागी है और कौन दागी, यह मुझे क्या मालूम। आप गद्दार हैं। चंद्रिका ने उंगली उठाकर पिस्तौल का निशाना लेने के लहजे में कहा, आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है, आप मक्कार हैं। एक से एक तेज और नुकीली गाली गणपत की देह में धंसती जा रही है। आसपास गांव भर के लोग, औरत, मर्द जमा हो गए हैं। गद्दार, मक्कार, फटकार। कामरेड चंद्रिका ने चलते समय चेतावनी दी, इसका नतीजा बाद में जो कुछ भी हो, मैं अभी आपको बर्खास्त करता हूँ, चले जाइए। कामरेड चंद्रिका के जाते ही कामरेड बलराम अपने नए साथियों के साथ आया। गणपत की डबडबाई हुई आंखें झरने लगी। बलराम ने कहा, कामरेड गणपत, रोइए मत, बहादुरी से इन डिक्टेटर शाहों का मुकाबला करना होगा। पेटी बुर्जुआ के बच्चों ने पार्टी को अपनी जमींदारी समझ लिया था। गणपत ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, कामरेड बलराम जी, आपने ऐसा काम क्यों किया? यदि जानता कि आप पार्टी ऑफिस से सामान लेने आए हैं तो हरगिज। बलराम के बदले में इस बार बोला अकालू महतो का अधपगला बेटा सुधीर महतो। गणपत जी, आप डूब कर पानी पीते हैं और समझते हैं कि बात छिपी हुई है। पार्टी ऑफिस दिन रात बेवा मुसम्मात के साथ इश्कबाजी करने के लिए नहीं बना है। गणपत अब बेपानी हो गया। आम जनता के बीच उसकी इज्जत उतर गई। उसको नंगा कर दिया सुधीर महतो ने। वह गद्दार है, मक्कार है, बदचलन है। अब क्या रह गया है देखने सुनने को? बलराम के जाते समय लाल रंग के पर्चों का एक बंडल देकर कहा, आज हाट में, स्टेशन पर, हर जगह ये पर्चा बंट जाना चाहिए, समझे? गणपत अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया और बिछावन पर कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा। उसकी देह के रोम रोम में गालियां गड़ रही थीं। उसने लाल पर्चे को टटोल कर